नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा हम करेंगे कि दिल्ली के दंगे में, जो 2020 में दंगे हुए थे पूर्वी दिल्ली में, उसमें सरकार के खिलाफ गहरी साजिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है और इसी आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सबसे पहले इसी पर बात करेंगे खास मेहमानों के साथ, और इसके बाद बात करेंगे कि सोमनाथ मंदिर भारत के स्वाभिमान की गाथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 1000 साल पूरे हुए हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारियों के हमले के, उस अवसर पर वीडियो साझा किया है, उस अवसर पर अपना संदेश साझा किया है और 1000 साल पूरे हो रहे। लेकिन एक खास बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं तो हमारी जो पुरानी सभ्यता की भव्यता थी उसे भी हम फिर से ला सकते हैं। इस पर भी करेंगे एक विशेष मेहमान से खास चर्चा, और इसके बाद बात करेंगे कि जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर है उसमें टकराव लगातार, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने तीसरी चिट्ठी लिखी है। उधर चुनाव आयोग ने डीजीपी को वहां पर बाधा डालने के लिए, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुनवाई में बाधा डाला, उसको लिए पत्र लिखा है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा ब्लॉग। सोमनाथ को बताया भारत माता की करोड़ों संतानों की स्वाभिमान की गाथा। कहा मिटाने की मानसिकता रखने वाले हो जाते हैं खत्म। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। एनसीसी युवाओं को बना रही आत्मविश्वासी और जिम्मेदार। उपराष्ट्रपति ने एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप के उद्घाटन पर कहा, एनसीसी भारत की एकता और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों को दी जमानत। तो भाजपा ने दिल्ली दंगों को बताया वोट बैंक का बड़ा प्रयोग। कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए कांग्रेस मांगे माफी। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की लंबी छलांग। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ अत्याधुनिक स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जलावतरण। पोत के निर्माण में 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। पंजाब में चरमराई कानून व्यवस्था। अमृतसर में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता की सरेआम हत्या सीसीटीवी में कैद हुई। गोली मारने की वारदात। और मुख्य चुनाव आयुक्त को एसआईआर में जल्दबाजी का आरोप लगाकर ममता बनर्जी ने लिखा तीसरा पत्र। तो दूसरी ओर मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले पर चुनाव आयोग भी सख्त। डीजीपी राजीव कुमार से 72 घंटे के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली का जो दंगा हुआ था पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में, उसमें कितनी गहरी साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। तो हम पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह की ये साजिश थी। साल 2020 के दिल्ली दंगे को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साजिश की सामग्री मौजूद है और उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है। दिल्ली दंगे के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद शर्जील इमाम और उमर खालिद को झटका देते हुए उन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसका कारण भी बताया। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, जिसमें दिल्ली दंगों में मारे गए 53 लोगों की मौत के बाद न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को भटके हुए नौजवान बताकर उनके मौलिक अधिकार की चर्चा होने लगी। 7 समंदर पार से भी चिट्ठियां आने लगी। कपिल सिब्बल
और मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील इनकी पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दिल्ली दंगे को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी एक गहरी साजिश बताया। कई एक्टिविस्ट, छात्र और बुद्धिजीवियों को यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम और पहले के कैंपस आंदोलनों से जुड़े छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद भी शामिल थे। आरोप है कि उमर और शर्जील के भाषणों और गतिविधियों ने हिंसा की योजना बनाने, उसे बढ़ाने में योगदान दिया। शर्जील इमाम उसका वीडियो दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश भी किया, जिसमें वो चिकन नेक कॉरिडोर जो पूर्वोत्तर में है उसको ब्लॉक करने और असम को भारत से अलग करने के बारे में बात करते हुए सुनाई पड़ता है। पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका केंद्रीय है। इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा कि दोनों आगे चलकर ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त सबूत भी हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती। इसके साथ ही दंगों के मामले में कार्यकर्ताओं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दंगे के अपराध को छिपाते हुए आरोपियों के महिमा मंडन में कोई कसर नहीं छोड़ता। उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का पत्र साझा किया गया। ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि वो लगातार उमर खालिद के बारे में सोच। आप अश्विनी कुमार को सुन रहे थे, वकील अश्विनी कुमार, जो कि आरोपियों के दरअसल वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकील सलीम जावेद का कहना है कि 7 में से 5 को तो कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह फैसला स्वागत योग्य है। 5 लोगों को 7 में से बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर बिशप मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से। यह पूरा मामला दिल्ली में हुए दंगे से जुड़ा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में दंगा भड़काने वालों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए। वो भी सजा के भागी हैं। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। ऋतराज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी बता रहे थे। आज सवाल यह बनता है कि चाहे 1000 वर्ष पहले के जो खलनायक है उनके प्रति, मुगल आक्रांताओं के प्रति, या आज जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति, कांग्रेस पार्टी हमेशा, उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसी कितनी खौफनाक और खतरनाक तकरीर है कि उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का कंसर्न है। अमेरिका के लॉ मेकर्स लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क का मेयर लिख रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर जमानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जरा गौर कीजिए। क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी? कह रहे हैं अमेरिका के सांसदों ने लिखा, वहां के न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने लिखा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी। यानी उनके कहने पर सुप्रीम कोर्ट जमानत देगी क्या, या केस के मेरिट को देख करके देगी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, भाजपा के प्रवक्ता, साथ में संदीप त्रिपाठी जी,
कांग्रेस नेता विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक यहीं हमारे साथ मौजूद हैं, और विकास सारथी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर रखे हुए थे। पहले विकास के पास ही चलता हूं। विकास, यह मामला हाल में तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ गया, इसलिए भी चर्चा में आ गया कि 7 समंदर पार से चिट्ठी आने लगे, ओपिनियन आने लगे जोहरान ममदानी के, अमेरिकी सांसदों के। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 7 लोगों में से 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देती है कि ये 5 लोगों को जमानत दी जा सकती है, लेकिन 2 लोगों को, जिसकी चिंता में 7 समंदर पार तक लोग घुले जा रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लायक नहीं माना। क्या कुछ कहा, किस आधार पर नहीं माना? देखिए, जहां तक शर्जिल इमाम की बात है, उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह दिखाया गया कि किस वीडियो में उसने जो चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की बात कही या उसको ब्लॉक करने की बात कही थी, ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने चला करके दिखाया गया कि वो किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियोजन का आरोप था। उमर खालिद को लेकर के भी कोर्ट की फाइंडिंग यही है कि वो सक्रिय रूप से ये जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे थे या जो भी एजिटेशन ऑर्गेनाइज करने की पूरी योजना चल रही थी, उसमें शामिल थे। कोर्ट ने एक बात यहां पर और कही कि यूएपीए के तहत इन लोगों के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। जरूरी नहीं कि आतंकवाद का मतलब हत्या, सीधे हत्या करना, धमाके करना, यही चीजें हों जी। अगर आप सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आपकी योजना पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की है और आपके एक्शंस जो हैं वो देश की संप्रभुता से समझौता करने वाले हैं, तो भी आतंकवाद के तहत, आतंकवादी विरोधी कानून के तहत की जा रही कार्रवाई उचित है। और यहां पर सबसे बड़ा मामला यह है कि पीएमएलए की तरह ही यूएपीए में भी एक सेक्शन है जो एक कहता है कि आरोपी को अपनी बेगुनाही प्रथम दृष्टया कोर्ट के सामने साबित करनी होगी, तभी उसको जमानत मिल सकती है। ठीक है। तो वहीं पर बात यहां उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ जाती है, जहां पर कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट उनको बेगुनाह नहीं मान रहा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम कोर्ट केस की मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल अभी पेंडिंग है, जिससे नुकसान हो सकता है याचिकाकर्ताओं को। लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि कोर्ट अगर ये मानता है कि ये जमानत के लायक नहीं है, तो प्रथम दृष्टया वो इनको इनोसेंट नहीं मान रहा है। हालांकि ये सारी चीजें ट्रायल के स्टेज पर निर्धारित की जाएंगी। डिले की जो बात है, कोर्ट ने कहा कि जो डिले के आधार पर जमानत दी जाती है वो सामान्य मामलों में तो उसको हम सीधे सीधे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जब मामला देश की संप्रभुता से जुड़ा हो, आतंकवादी विरोधी कानून से जुड़ा हो, तो ये उतनी सीधी सपाट बात नहीं रह जाती कि ट्रायल में डिले हो रहा है और मैं बहुत सालों से जेल के भीतर हूं और इस आधार पर जमानत दे दी। बिल्कुल, यानी कि मामले को बेहद गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, और ये कोशिशें कहां से नहीं हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लायक नहीं माना। विनोद जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, अभी हमारे संवाददाता बता भी रहे थे, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई। इन दोनों के आरोपों को इतना गंभीर माना गया कि इनको जमानत से इनकार किया गया। लेकिन ये जो यहां से लेकर 7 समंदर पार तक कोशिशें हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले वो दबाव बनाने की कोशिश थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं? लाल जी, आज के जो इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम फैसले के बाद, मेरे मन में एक सवाल नहीं, 2 सवाल आए जी कि क्या हम में से कोई लोग या इस देश के इकोसिस्टम में आईवी ऑफिसर अंकित शर्मा का नाम कभी सुना है, जिसके 50 घाव लगे थे और उनको किस तरह बेदर्दी से दिल्ली दंगे में मार दिया गया था? बिल्कुल। क्या हम में से किसी लोगों के सामने में सीएए के तहत किसी की नागरिकता खत्म होने की कहीं पे हमें कोई प्रमाण आज तक मिला क्या? बिल्कुल नहीं, एक भी केस नहीं आया है। तो आप ये सोच लीजिए कि इस देश के खिलाफ में, इस संप्रभुता की, देश की संप्रभुता के खिलाफ में ये कितनी गहरी साजिश थी कि आपने सीएए के नाम पे जो ये प्रचंड विद्रोह करने की बात कही थी और जो कोशिशें हुई 2020 में, तो आप उसका मौका देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की उस समय में विजिट थी दिल्ली में, और उसके साथ में जो दिल्ली के दंगे की शुरुआत हुई थी, उसके चीजों को समझने की जरूरत है जी। और ये शाहीन बाग का धरना और प्रदर्शन तो जो भी इंटरनेशनल खबर बनानी थी वो बनाए, क्या उन लोगों को थोड़ी सी भी उस इकोसिस्टम को शर्म हुई कि इतने साल के बाद किसी को आज तक सीए के तहत उसकी नागरिकता गई? अगर नहीं गई तो कम से कम इसी सिस्टम को तो माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक भ्रम किया, एक धोखा किया।
आपने करोड़ों की संपत्ति के नुकसान किया, आपने 53 से ज्यादा दिल्ली के दंगों में लोगों को मौत के शिकार बनाया, आपने सैकड़ों लोगों को अपंग बना दिया। और आप ये बात कह के, इकोसिस्टम की बात कह के, जो आपने राशिद अल्वी का अभी सुनाया, या जितने भी लेफ्ट इकोसिस्टम है वो ये बात कह रहे थे, पॉलिटिकल प्रिजनर बता रहे थे। आप ये देखिए कि कितना अमेरिका के सांसद ने भी चिट्ठी लिख दी। तो आप ये बेशर्मी का ये देखिए कि जस्टिस का कि दिल्ली पुलिस ने 2000 से ज्यादा पन्नों का चार्जशीट कोर्ट के सामने में रख दिया है, सबूतों के साथ, फैक्ट के साथ, पूरे सीक्वेंस के साथ, और तब आप इस तरह के नैरेटिव दे रहे हैं। कपिल सिब्बल उसके वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी उसके वकील हैं, बड़े बड़े धाकर वकील हैं। ठीक है, वो अपना पेशा है उनका, लेकिन अब ये सोचिए कि उसके साथ में इनका पे कौन कर रहा है? इस बड़े बड़े वकीलों का फाइनेंस कौन कर रहा है? फंड कहां से आ रहा है? पैसा कौन कहां फंड से कर रहा है? अगर आप इस तरह की साजिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के साथ में एक गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी गंभीरता को यूएपीए के जो आरोप हैं, उसी गंभीरता को सुप्रीम कोर्ट ने समझा भी और उसी आधार पर यह फैसला भी आया। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस इसे नहीं समझ रही है? क्योंकि राशिद अल्वी जी की बात जो हमने अभी सुनवाई, क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी जी? कह रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममदानी ने लेटर लिखा, अमेरिका के सांसदों ने लेटर लिखा, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत ममदानी के लेटर पर, अमेरिका के जो सांसद हैं उनके लेटर पर दे देना चाहिए था। यही नहीं इसको समझा जाए, और क्या समझा बताइए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर, और वैसे ही नहीं देना चाहिए जैसे ट्रंप के आदेश पे देश में सीज फायर भी नहीं होना चाहिए था। अब उसको अलबत्ता बात है कि अब वो चीन भी कह रहा है कि नहीं हमने कराया, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सर, एक बात आप समझिए कि एक देश में दो उदाहरण है, एक सर्जिल इमाम का और ये उमर खालिद का, और एक सर कसाब इस देश में पकड़ा गया, एक आतंकवादी था, उसका भी मसला है। दोनों की सरकारों का अंतर आप समझिए। हमने उस समय कसाब को, जो भारत का संविधान प्रोवाइड कराता है, आपको कानूनी अधिकार प्रोवाइड कराता है, और जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है एक आरोपी को दिया जाता है मौका, उस मौके को हमने उसको दिया, बाकायदे ट्रायल चलाया और उसको सजा कराई और फांसी दिया। लेकिन सर यहाँ पर एक दुखद विषय यह है कि 5 साल से आप ट्रायल शुरू नहीं कर पाते। सरकार के नकारेपन को साबित करता है कि आप कितने नकारे हो। आप इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हो क्योंकि आपको राजनीति करनी है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट मैं एक बात और कहूंगा कि अभी एक मसला हुआ केकेआर की टीम को लेकर। उस टीम के जो है उसमें संगीत सोम ने एक बयान दिया और शाहरुख खान को गद्दार कहा, जबकि उस टीम के 3 मालिक, जूही चावला और जूही चावला के हस्बैंड, लेकिन आप जो है शाहरुख खान को गद्दार इसलिए कहते हो क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं। आप बताइए, शाहरुख खान के 1 करोड़ से अधिक समर्थक होंगे इस देश में, अगर वो इस तरीके के आपके विरोध में आपकी इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ अगर आप सड़कों पर आके अगर कोई हंगामा करते तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था? अभी मनसा की बात हो रही थी ना सर, ये क्या मनसा क्या थी? संगीत सोम की, उनके खिलाफ आज तक एक मुकदमा तक नहीं होता सर। जवाब देंगे इस पर कौशल कांत जी। ये कितना दुखद विषय है कि इस तरीके की कोई भी कट्टरपंथी, चाहे वो कट्टरपंथी मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो कांग्रेस कभी समर्थन नहीं करती। ठीक है, लेकिन दुखद विषय ये है कि सिर्फ चर्चा होगी सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी की, और ये जो इनके दद्दा फुफ्फा चच्चा लोग हैं, जो राशिद अल्वी जी ने बात कही, राशिद अल्वी जी ने जो बात कही उससे आपकी सहमति नहीं है? राशिद अल्वी जी का कहने का तो मतलब यही था कि उन्होंने चिट्ठी लिखी, जमानत दे देनी चाहिए थी। नहीं सर, ये बिल्कुल हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं ट्रायल शुरू होना चाहिए, और ट्रायल जब तक ट्रायल नहीं शुरू होता, अब अभी आपने किसी वकील का नाम लिया, कोई भी वकील हो तो क्या करेगा? ठीक है, उसकी वकालत तभी काम आएगी जब ट्रायल शुरू होगा। बिल्कुल, जब ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है तो क्या उसकी वकालत का क्या मतलब है? और अभी ना वो दोषी है और ना ही गुनहगार जो है बेगुनाह है। तो संदीप जी, मैं आपको आपके ज्ञान को कोई इस पे डाउट नहीं कर रहा हूं, बस आपके ज्ञान में थोड़ा सा मैं संशोधन कर रहा हूं। कर्नल पुरोहित का नाम आपने सुना था? बिल्कुल सुना सर। 11 साल हो गए, उस चार्जशीट भी कर्नल पुरोहित के खिलाफ में नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा का नाम आपने सुना है? चार्जशीट भी नहीं हुआ उसके खिलाफ में, और वो लगातार जेल में रही, और उसके बाद वो कितने कठिन से उनको यातनाएं दी गई। आपने सुना होगा इस तरह से दर्जनों लोगों के नाम जिनके खिलाफ में ट्रायल तो छोड़िए चार्जशीट भी नहीं हुआ था।
क्या आप ये देश और विधान की बात कर रहे ठीक। हैं और यूपीए की बात कर रहे हैं? ठीक क्या है। आप इस देश को सबक देने ठीक जा रहे है, हैं? संदीप जी का एक लाइन का काउंटर, बस फिर मैंने कौशल आपको जी। बस याद दिला दिया। संदीप जी एक लाइन का काउंटर, फिर कौशल जी के पास जाना है। कर्नल पुरोहित और साध्वी जी के मसले पर बाकायदे समय से चार्जशीट आई, समय से जो है ट्रायल हुआ। सर, कोर्ट ने चार्जशीट तो उमर खालिद पर अभी आ गई है। सम्मान बेल दिया है। चार्जशीट उमर खालिद पर भी आ चुकी है। आप भूलिए मत, कोर्ट ने ससम्मान बेल दिया है। चार्जशीट की बात आप करते हैं, ट्रायल की बात करते हैं। अरे सर, ट्रायल 11 तभी साल है तक ना। वो था ठीक, अब मैं दूसरे राउंड में लौटूंगा अब आपके पास। कौशल कांत मिश्रा जी, तथ्यों को तोल मोल रहा है। मैं कौशल एकदम बिल्कुल पूरा तथ्य और सही तथ्य ही रखा जाएगा सिर्फ यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, जिस तरह की साजिश, सरकार के खिलाफ साजिश बताई जा रही है, उसके बावजूद जमानत दिलाने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहां से लेकर 7 समंदर पार तक सक्रिय हो गया। अब ऐसे में जो संदीप जी की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, इसमें इस रुख से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस को उन्होंने कैसे दोष दिया कि कांग्रेस कम से कम देश हित की बात कर ले? कांग्रेस का जो पक्ष रखा राशिद अल्वी जी ने, वो सबने देखा, देश ने देखा। और कांग्रेस को अब देश के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है, अपने ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क का मेयर होता कौन है भारत में? क्या कर लेगा? वहां के करीब 8 सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है हमारे इंडियन एम्बेसडर को। वो क्या कर लेगा? उससे देश का कानून चलेगा? फिर बाद में कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। जब देश के खिलाफ बात करोगे, आतंकियों के साथ खड़े होगे, देश के गद्दारों के साथ खड़े होगे, उसके बाद उम्मीद करोगे देश की जनता आपके साथ खड़ी हो और चिल्लाओगे कि ईवीएम हैक हो गया और इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है। अरे भैया, कुछ ना कर पाओगे। अभी नहीं, 2047 तक कोई उम्मीद नहीं लगती। जिस रास्ते पे कांग्रेस और राहुल गांधी चल रहे हैं, उस रास्ते पे ये विपक्ष में भी रहने लायक नहीं बनेंगे। एलओपी बना दिया, अगली बार वो भी नहीं करेंगे या ऐसा ही करते रहे। समझने की बात यह है कि नेटवर्क देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि एक दंगे के आरोपी के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील, कांग्रेस के बड़े बड़े वकील जो बिना लाखों करोड़ों रुपए लिए कोर्ट में झांकने नहीं जाते, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी देश विरोधी केस होते हैं, उन सभी में ये कांग्रेसी वकील क्यों नजर आते हैं? ये बड़ी समस्या है मेरी। तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम विदेश की डीप स्टेट के हाथ चल रहा है। और आपको देखना पड़ेगा, ये चाहे बुरहान वानी की बात कर लें, चाहे अफजल की बात कर लें, चाहे यासीन की बात कर लें, सब में यही एक नहीं, उन्होंने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि कसाब को तो हमने फांसी दी, अजमल कसाब के फांसी की बात बता दें। कसाब के हाथ में कलावा था, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गाड़ने वाले तो यही थे ना। इनका तो बस ये चाहते तो कसाब को ही मार देते। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी का वोटर आईडी कार्ड उन सारे आतंकियों के पास निकला था, सबके हाथों में कलावा था। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पढ़ रहे थे। कर्नल पुरोहित का नाम लिया आपने, उनको जेल में रखा गया। उसी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने वाले कौन थे? ये कांग्रेस के गद्दार थे। यही कांग्रेस के गद्दार थे जो देश के खिलाफ काम करते। सही बात है, उस समय भगवा आतंकवाद का टर्म उछाला था। ठीक है, भगवा आतंकवाद खत्म हो गया, अब नहीं नजर आ रहा। और एक आखिरी चीज कहता हूं, यूएस ने एक लिस्ट निकाली है जो कह रहे थे ना कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये मेरी लिस्ट नहीं, यूएन की लिस्ट है जिसमें 726 आतंकियों की लिस्ट निकाली गई है। उसमें से 702 आतंकी मुस्लिम है, 13 आतंकी क्रिश्चियन है और 11 आतंकी कोरियन है। जो सच्चाई है वो तो है, ये कहते हैं तो उसमें डाउट किया जाएगा। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप हमेशा इस्लामिक आतंकवाद का नाम लिया जाता है, वहाबी आतंकवाद का नाम, और देश ही नहीं पूरे विश्व में कहीं पे भी आतंकवाद होता है तो हमेशा यही विचारधारा आती है, तो उनके ऊपर डाउट किया जाएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनको शाहरुख खान का भरोसा चाहिए, देश को शाहरुख खान का भरोसा नहीं चाहिए। शाहरुख खान एक्टर है, अपनी एक्टिंग करें, देश चलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार पहले जरा विकास सारथी से अपडेट लेता हूं। आता हूं संदीप जी, आता हूं, बस थोड़ी देर में आता हूं, थोड़ी देर में। विकास, अब आगे चल करके इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में आप जमानत की याचिका दे सकते हैं,
ठीक, अब इस आधार पर जो आरोपियों के वकील हैं उनका क्या कहना है? क्या वो ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश करेंगे? देखिए लालचंद, कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 1 साल तक या जो इसमें कुछ प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जिनकी आइडेंटिटी लोगों को नहीं बताई गई, रिवील नहीं की गई है, अगर वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं, या 1 साल, इन दोनों में से जो चीज पहले हो जाए, फिर ये लोग दोबारा से ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। तब तक इनके हाथ बंधे हैं कि ये इन्हीं ग्राउंड्स पर दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपील के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला डिसमिस हो चुका है। दो बातें और कि इसमें इससे पहले उमर खालिद को बीच में जमानत मिली है, लेकिन वो किन्हीं अन्य कारणों से मिली थी। एक परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मिली थी। वैसे मामलों में भले ही वो दोबारा से जमानत दाखिल कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में, लेकिन डिले और जो लंबे समय से वो विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में है, इन दो आधार पर अभी उनके पास कोई राहत नहीं है। उनको वेट करना होगा प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट होने। ठीक, विनोद जी, मैं एक डेटा देख रहा था, विनोद जी एक डेटा देख रहा था जिसमें कि इस देश में 5 लाख से भी ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं, ठीक, जिनका ट्रायल चल रहा है लेकिन वो उनको जेल में रखा गया है। तो विचाराधीन कैदी 5 लाख हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना कि दर्द, वो उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए ही दिखाई पड़ता है। हम मानते हैं विचाराधीन कैदी एक मुद्दा है, लेकिन ये सारा दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए क्यों? लाल जी, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, त्रिपाठी जी भी भूल गए होंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, याद है? उन्हीं में से एक भारत टुकड़े होंगे क्या, जो एक हैं अभी कांग्रेस के बड़े नेता बने हुए हैं। तो सवाल ये है कि आप जब इन विचारों को एक तरह से पुख्ता अमली जामा पहनाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे को, और उसको अपना मंच देंगे त्रिपाठी जी, तो ये ब्लेम और उंगली उठाने का मौका तो कौशल जी को मिलेगा, सीधा मिलेगा। देश ने कैसे नकारा है इस भारत तेरे टुकड़े होंगे का, ये बात आपने एक बार नहीं, दिल्ली के इलेक्शन से लेके बिहार के इलेक्शन तक के ट्रायल हुआ, कैसे प्रज्ञा को लेके हुआ, आपको साबित करना था। अब भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया का, मैं इस खबर को पुख्ता नहीं करता हूं, लेकिन मैं रेफरेंस के तौर पे जोड़ता हूं कि समझौता ब्लास्ट के में पाकिस्तान का जो एक आतंकी को पकड़ा गया था, उसने कन्फेस किया कि हमने समझौता ब्लास्ट में हमारा था, हमने उसमें प्लांटेड की थी। उसके बाद वहां जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उसको 15 दिन प्रयागराज से अलग अलग जगह पे घुमाया था, और आप जानते हैं उस केस से उनको बरी कर दिया गया, वो पाकिस्तान चला गया। और आपको एक एस्टैब्लिश करना था थ्योरी, तो आपने दूसरा थ्योरी एस्टैब्लिश किया। ये चीज इस देश ने देखा है, देखा है इस देश ने कि 2009 के बाद 8-9 से लेके लगातार किस तरह के अपने ट्रायल और किस तरह से चार्जशीट के मामले में देश को धोखा दिया है। जी, मैं संदीप जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, कौशल जी की भी प्रतिक्रिया एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट के आता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त, और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय कि दिल्ली दंगों के आरोपी में से 2 को, उमर खालिद और शर्जील इमाम को, जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी। सीधे संदीप त्रिपाठी जी के पास। संदीप त्रिपाठी जी, जो सवाल मैंने पूछा था कि देखिए भाई, विचाराधीन कैदी तो 5 लाख से ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ममता उमड़ रही है इन्हीं 2 के लिए, ऐसा क्यों? नहीं सर, इन दोनों पर नहीं उमड़ रही है। हमने सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैंने कसाब का जिक्र इसीलिए किया कि अंतरराष्ट्रीय जिस चिट्ठी लिखने की बात आपने कही थी, उस संबंध में मैंने कहा कि ये आवश्यकता क्यों पड़ जाती है और आप क्यों मौका देते हैं।
इसलिए कि और 5 लाख कैदियों के बारे में ये सारी बातें नहीं हो रही हैं। जिसकी चर्चा हो रही है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सर बहुत ही अनर्गल बात हमारे बवासीरी डॉक्टर साहब ने कही कि शाहरुख को अपनी एक्टिंग करनी चाहिए लेकिन देश के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कंगना रनावत इनकी बुआ पुप्पा शाहरुख खान लगता है आपका सेंटिमेंट बड़ा हर्ट हो गया है। वो बोलेंगी नहीं भाई लोग इस लोकतांत्रिक देश में क्या क्या नहीं देते हैं। वैसे में अगर कोई शाहरुख खान के खिलाफ एक सेंटिमेंट बोल दिया तो इसको लोकतंत्र में खींच लीजिए ना। 5 हिंदू को कैसे मारा गया बांग्लादेश में, सहजता के साथ लीजिए ना इसको। उसके पहले नेता नहीं थी, क्या क्या बकलोली मारती थी पूरा देश जानता है। ज्ञान मत दीजिए, शांति से सुनिए, मैंने सुना। और सर शाहरुख खान इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उनके बाबा ने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में उनकी आजाद हिंद सेना में काम किया था। पूरा रिसर्च करके बैठे में लगता है। लेकिन ये देश के गद्दार जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी अंग्रेजों के लिए की, ये बोल सकते हैं। अरे आज सत्ता में बैठे देश का दुर्भाग्य, तुमने अंग्रेजों की दलाली में क्या क्या नहीं किया। कितने कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया। और आज ज्ञान दे रहे हो कि शाहरुख खान को ज्ञान दे दिया संगीत सोम ने। गद्दार कहां पर? और 84 करोड़ उसने पिछले वर्ष इनकम टैक्स दिया है। कौशल टैक्स वगैरह वही मैं कह रहा हूँ। देखिए डिबेट को ले जा रहे हैं कहा शाहरुख खान पर। हमारा डिबेट है राशिद अल्वी जी ने जो बयान दिया उस पर बोलिए। राशिद अल्वी जी का मानना है कि वहां से ममता जी ने चिट्ठी लिखी तो दे दीजिए जमानत। जैसे प्लेटफॉर्म का मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर कट्टरपंथी की बात होनी चाहिए ठीक है तो इसी पर जवाब उनका ले लीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी जल्दी से। इस तरीके से बात करेगा कौशल जी जल्दी से जवाब। एक मुकदमा तक नहीं लिखेंगे आप। कौशल जी जल्दी से जवाब। एक मुकदमा तक नहीं लिखते हैं। ठीक अब जवाब सुन लीजिए। अरे भाई बोलना तो बंद कर दो भैया। अब जल्दी से अगली स्टोरी पर जाना जल्दी से। अरे सुन तो लीजिए। आजादी आजादी लेके रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी। कौन नारा लगा रहा था? सलमान खुर्शीद बच्चे गोद में ले गए थे ना। सलमान खुर्शीद बच्चे को ले गए थे ना। हिंदू की काफिरों को सबक सिखाना होगा। ताहिर के एडमिटेड बयान है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। ताहिर के एडमिटेड बयान बीच में मत भौंकिए, ट्रायल करिए। अच्छा बीच में मत बोलिए, कुत्तों वाली बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुन लीजिए उनका भी डॉक्टर साहब का भी सुन लीजिए। आप की बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। जेल भेजो भाई अगर आरोपी है तो। कौशल जी जवाब। अरे भैया इतने चालू कराना काम सरकारों का होता है। और विनोद जी आपको बता दूं, कर्नल पुरोहित का ट्रायल 2009 से 11 तक कंटिन्यू चला है। त्रिपाठी जी तथ्य रखिए। अभी हमने यही बात की थी कि डीडी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सही तथ्य रखे जाएंगे। जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए तब आप फिर कौशल कांत जी को लाइए। कौशल कांत जी की आवाज, कौशल कांत जी की आवाज दीजिए। कौशल कांत जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्री उमर खालिद करके सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है। उसमें एनजीओ, लेफ्ट ग्रुप, एडवोकेट्स, इंटरनेशनल एजेंसी, राजनीतिक दल, कुछ हमारे देश के राजनीतिक दल जिनके मेंबर यहाँ बैठे हैं, वो सब बैठे हुए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि देश को कमजोर करने के लिए कैसे कैसे लोग चल रहे हैं। और आप अपनी इंडिया की सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश अनस्टेबल है, पाकिस्तान अनस्टेबल है, नेपाल अनस्टेबल है, श्रीलंका अनस्टेबल है, और भारत देश आज चौथी इकोनॉमी या तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है। तो दुनिया का नहीं है हमारी ग्रोथ से। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो विपक्ष के बैठे हुए जो लोग हैं, जो देश की संप्रभुता के समझौता करते हुए अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। और फिर बाद में ये कहेंगे कि देश की जनता और इलेक्शन कमीशन हैक हो गया। कसाब का तो उल्लेख किया, दिलों को हैक करते हैं, इलेक्शन कमीशन हैक नहीं करते। बाटला हाउस को लेकर जो आंसू बह रहे थे उसका उल्लेख नहीं किया। बहुत स्मार्टली त्रिपाठी जी ने ये चीज कर ली। चलिए ठीक है, आगे हम लोग करेंगे इस पर और बात। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, विकास आपका भी जुड़ने के लिए, और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर हम लोग खास चर्चा आज करने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा है सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे हो गए। तो प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को भारत के स्वाभिमान की गाथा बताया है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल। महमूद गजनवी ने जनवरी 1026, अभी 2026 है, 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहली बार हमला किया था। तो पीएम मोदी ने इस घटना के 1000 साल पूरे होने पर एक लेख लिखा है। पीएम ने कहा, सोमनाथ शब्द से ही मन गर्व से भर जाता है। उन्होंने इसे केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया। साल 1026 में पहली बार सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था, जिसके बावजूद आज भी सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक वैभव के विशाल सर्वोपरि रही है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्री सोमनाथं च, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। यह इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। तो पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा, इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं और सैकड़ों बार इनका पुनर्जागरण भी हुआ है। ये बार बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से फिर खड़े हुए, पहले की तरह सशक्त, पहले की तरह जीवंत। यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। इसको छोड़ देने का मतलब है मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत माता के करोड़ों संतानों की अटूट इच्छा शक्ति और आस्था का प्रमाण है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद और अन्य महापुरुषों के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने अलग अलग कालखंडों में सोमनाथ को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई थी। यह भारत की आस्था और जनमानस के विश्वास का ही प्रतिफल है कि आज 500 साल के कठिन संघर्ष के बाद रामलला विराजमान का भव्य मंदिर बना। भारत की सांस्कृतिक चेतना चाहे जितना भी विपरीत समय रहा हो, अपने अंदर एक विश्वास को हमेशा जीवित रखे रहती है। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लेख भी लिखा है, पोस्ट भी किया है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सोमनाथ मंदिर के विषय पर दिए गए ओजस्वी भाषण के कुछ अंश। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया। अपने मेजबानों से मैंने कहा, मैं गजनी जाना चाहता हूं। गजनी, पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है। मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं। गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले बात धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। बहुत ही ओजस्वी है यह भाषण। ये तो छोटा सा अंश था। और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि भारतीय संस्कृति की जीवंत शक्ति है सोमनाथ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा।
और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि सिर्फ धर्म का नशा देकर वो भाजपा देश को चलाना चाहती है। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ। तो ये जो पूरी बहस है, ये जो पूरा अवसर है, इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर मक्खनलाल जी, लेखक एवं इतिहासकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, प्रोफेसर मक्खनलाल जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले सीधे प्रोफेसर मक्खनलाल जी के पास। सर, 1000 साल पूरे हो रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट है, लेख है, उसके बारे में बताया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के ओजस्वी भाषण के अंश सुनाए। ये जो पूरा 1000 साल हो रहा है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम सोमनाथ का जीर्णोद्धार कर सकते हैं तो हमारी जो समृद्ध सभ्यता रही है, हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, उसे हम और अच्छी तरह से खड़ा कर सकते हैं, उनमें और ज्यादा पुनर्जागरण ला सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का क्या संदेश? बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है लालचंद जी। और दुनिया की तमाम संस्कृतियां रही हैं, सभ्यताएं रही हैं जी, लेकिन एक चीज आपको ये बता दें, सनातन का मतलब क्या है और सिर्फ इसी धरती में सनातन क्यों है। दुनिया में तमाम जगहों पे धर्मस्थल जलाए गए, तोड़े गए, बस्तियां उजाड़ी गईं, लोगों को अपनी आस्थाओं से अलग किया गया, हर तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन इस सनातन धरती के अलावा कहीं किसी को याद नहीं है। आज कोई रोमन बचा है जो बता सके कि क्या विध्वंस हुआ जी, ग्रीक बचा है कि क्या विध्वंस उनके साथ किया गया। क्या कोई, अटल जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ईरानियन सभ्यता की बात की, आज कोई है बता हुआ? हम शाश्वत हैं, हम शाश्वत हैं, सनातन हैं। इसीलिए आज भी हमें याद है कि ऋग्वेद के समय से कल तक क्या हुआ हमारे साथ। और उससे बड़ी बात यह है कि न केवल हमें याद है कि क्या हुआ है, हमें जब भी मौका मिला जो कुछ खोया था उसको वापस पाने की कोशिश की है, जो कुछ स्मृतियों में रहा बचाने की कोशिश की है जी। यही वजह है कि दुनिया में हम अकेले शाश्वत हैं, शाश्वत रहेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने बात कही है वो सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सत्य है। और इसी चीज को कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। मैं चाहता हूं विनोद जी पहले उसी कविता से जरा हमें बताएं जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। लाल जी, माखनलाल जी, तो इसके विस्तार में आपने को बताया। मुझे जो बात लगी अटल जी की बात से सबसे इम्पोर्टेंट कि अटल जी जो गजनी जाना चाहते थे अफगानिस्तान के दौरे जो हमने सुनवाया अभी। हाँ। अब आप सोचिए इस देश का, आज पाकिस्तान में लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये गजनी कौन है या हमसे गजनी का क्या नाता है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल बोल रहे हैं जी, जो तुम गजनी के नाम पे मिसाइलों का नाम रख रहे हो, एटम बम गजनी बना रहे हो, ये गजनी तुम्हारा लगता कौन है? ठीक। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ के इतिहासकारों ने गजनी को किस तरह से महिमा मंडन किया। गजनी को एक कला प्रेमी बताया, गजनी को जो लूट रहा था उसके विध्वंसक पद चिन्हों के बदले में आपने उसको किस तरह से महिमा मंडन किया कि ये भारत की सभ्यता को मिटाने चला, भारत की संस्कृति को मिटाने चला एक लुटेरा। और पूरा समूह जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसलिए महिमा मंडित किया जाता है कि उसने चोट की थी भारत की सभ्यता पे, भारत की संस्कृति पे, भारत की आस्था पे, भारत के विश्वास पे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही चीज लिखा है कि कितने बार हम विध्वंस हुए, कितने बार हमें बर्बाद किया गया, लेकिन उस जो फिनिक्स बोलते हैं ना,
उसमें से भी निकल के हमने पुनर्निर्माण कराया, बिल्कुल हमने पुनर्निर्माण किया है। ये भारत की आस्था और भारत की संस्कृति की आप कह सकते हैं कि ये गौरव है। बिल्कुल ये सोमनाथ मंदिर के जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि उस शब्द से वो गौरवान्वित होते हैं, जब आप सोमनाथ कहते हैं तो वो यही है कि हम अपने उस राख से भी फिर से खड़े होने की ताकत रखते हैं। ये भारत की समाज है, ये भारत की आस्था और जन चेतना और जनमानस की ताकत है। ठीक, प्रोफेसर मक्खनलाल जी, इस बीच में जब हम महमूद गजनवी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से महिमा मंडित किया गया सालार गाजी, सालार गाजी भी उसका किस तरह से महिमा मंडन किया गया, जो कि अब बातें आ रही हैं, क्या कहा जाए इसको, बौद्धिक बेईमानी, क्या कहा जाए इसको, सनातन के साथ बौद्धिक ठगी जो इस देश में चला दशकों तक। बौद्धिक बेईमानी पिछले 200 वर्षों तक चली जी, हर तरह की बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी हर तरह की। लेकिन कुंवर नटवर सिंह, मैं कुंवर जी इसलिए कह रहा हूं जिससे सबको याद आ जाए कि मैं उन्हीं नटवर सिंह की बात कर रहा हूं जो इंडियन फॉरेन सर्विस में जी जी जी, जो मिसेस गांधी के बहुत प्रिय मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो बात लिखी है, मैं उन सारे बुद्धिजीवियों के अलावा इस देशवासियों को भी बताना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पब्लिक डोमेन में ना हो। ठीक, कुंवर नटवर सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। मिसेस गांधी जब अफगानिस्तान गई तो उन्होंने कहा वो गजनी जाना चाहती हैं। अटल जी और मिसेस गांधी की विजिट में क्या फर्क है अब आप देख लीजिए। नटवर सिंह भी गए उनके साथ, मिसेस गांधी के साथ। मिसेस गांधी ने वहां फातिहा पढ़ा। फातिहा का मतलब जानते हैं आप क्या है? जी, श्रद्धांजलि जिसको हम हिंदी में कहते हैं। हिंदी में जिसको श्रद्धांजलि कहते हैं, श्रद्धांजलि कहते हैं। फातिहा शब्द पढ़ा, फातिहा पढ़ा और कहा कि आप बहुत खुश होंगे कि आपके संतानें हिंदुस्तान पर राज कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। कुंवर नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जब मिसेस गांधी अपने को गजनी का संतान मानती हैं, इससे ज्यादा इस देश के साथ नैतिक और बौद्धिक बेईमानी क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा पब्लिक का मानसिक गूंगापन क्या हो सकता है? गूंगापन जी क्या हो सकता है? जी, धन्यवाद सर, आज समय की कमी है, फिर हम लोग कभी इस पर जुड़ेंगे और जरूर आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए। आगे हम फिर कभी बात करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर पर लगातार टकराव होता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। पूरे राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बाधा डालने की लगातार कोशिश चल रही है। और एसआईआर पर फिर से भड़की हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भी, तीसरा पत्र है ये, तीसरा पत्र लिख दिया। अपने इस पत्र में जल्दबाजी में एसआईआर करवाने का आरोप लगाया और जल्दबाजी में एसआईआर को बताया वोटर्स के नाम काटने की साजिश। इन सबके बीच अभिषेक बनर्जी पूरे राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर पर जो सुनवाई हो रही है ना, उसके दौरान अजब गजब फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। पंच, सरपंच से लेकर एमएलए, एमपी तक ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिए, जबकि उनके पास वो अधिकार है ही नहीं। लाखों लोगों के दादा और पोते के उम्र में बस 10-12 साल का फर्क है, बताइए। और इस बीच एसआईआर पर सुनवाई के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बाधा डालने का भी आरोप है। मुख्य मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले पर चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है। आयोग ने डीजीपी राजीव कुमार से 72 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और इसके बीच एक बात और है, कुछ टीएमसी समर्थक बीएलओ बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशान कर रहे हैं, इसका आरोप लग रहा है। जबकि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश था कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के घरों पर बीएलओ जाएं, वहां सुनवाई करें, लेकिन कुछ बीएलओ चुनाव आयोग के इस निर्देश का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर टीएमसी के नेता सयोनी घोष का कहना है कि भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को ही पसंद करती है।
बिहार में जो बिहारी है वो शायद नीतीश जी या एनडीए के साथ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बिहारी समुदाय के भाई बहन हैं, जो माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो युवा है, वो सब ममता बनर्जी के साथ है। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण हमको पहले भी मिला है। तो बीजेपी चाहे जो भी बोले, हम इतना ही बोलना चाहते हैं दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने जवाब दिया, कहा ममता बनर्जी को तो जनता ने विदा करने का मन बना लिया है। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे? एसआईआर पूरा हो जाएगा तो? अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। बंगाल के लोग इस बार हराएंगे। नेता की बात हो गई तो जनता की बात भी सुनवाई देते हैं। पश्चिम बंगाल की रहने वाली वृद्ध महिला शशि मेहरा ने सरकार का धन्यवाद किया है, सुनिए। दे आर सो नाइस कि यहाँ आ गए हैं मुझसे मिलने, मुझे देखने, क्योंकि मैं वहाँ पर बूथ पे नहीं जा सकती हूँ, मेरी एज इस लायक नहीं है अभी। तो मैं सबका धन्यवाद भी कर रही हूँ और मेरा नाम है शशि मेहरा। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता सौरभ दत्ता से, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ दत्ता, सौरभ ये बताइए कि जिस तरह से ममता बनर्जी की तीसरी चिट्ठी, ठीक, चुनाव आयुक्त की, जो चुनाव आयोग है उनकी चिट्ठी डीजीपी को कि 72 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, लगता है कि ये पूरा का पूरा खेल अब चिट्ठी पर आदान प्रदान पर भी आ गया है क्या? लाल जी देखिए, 4 पन्नों के इस चिट्ठी में जो सवाल ममता बनर्जी ने उठाया है उसके दूसरे साइड पे क्या है उस पे चर्चा करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बुजुर्ग लोगों को हैरेस किया जा रहा है। अभी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही एक बुजुर्ग का वीडियो चुनाव आयोग ने सामने लाया है और जो धन्यवाद दे रही है। मतलब चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव आयोग जैसा कहा था कि नोटिफिकेशन पब्लिश करने के बाद कि कमीशन के लोग वहां जाएंगे, वो हो रहा है जी। तो फिर बुजुर्ग लोग क्यों आ रहे हैं हियरिंग सेंटर्स में? हमने आंखों देखा क्या देखा कि वहां के टीएमसी के जो वर्कर्स है वो घर घर जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को ऑटो टोटो से ला रहे हैं, व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहे हैं और बुजुर्ग लोग को कहा गया है कि आपका सुनवाई है, आपको जाना पड़ेगा। ये बात उन तक पहुंचा ही नहीं जा रहा है कि चुनाव आयोग ने उनके साथ ये व्यवस्था की है। दूसरी बात, जाएंगे घर पर। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और शेड्यूल कास्ट एसटी ट्राइब सर्टिफिकेट को लेके चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के एसआईआर के बाद जो ऐसे सर्टिफिकेट इशू हुए, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी हो, जो उनको 13 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आते हैं, दायरे में आते हैं, ठीक है, वो सारे किसने दर्ज किए, ठीक, कहां से वो सब इशू हुआ, ये बात चुनाव आयोग जानना चाहता है। तो ममता बनर्जी को दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि लोकल स्तर में दिया गया है तो आप स्टेट अथॉरिटी को क्यों सवाल कर रहे हैं? और यहाँ पे आके वो कह रही है इससे प्रोसेस डिले हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रोसेस डिले हो रहा है, दूसरी तरफ आप ही कह रही है कि इसको प्रोसेस को यहाँ पे हॉल्ट किया जाए। तीसरी बात ये है कि वो जो सवाल उठा रही है कि ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है ये तो कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के जरिए आया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और इन सारी बातें को ममता बनर्जी उठा रही है। लेकिन लालजी, समय की अब कमी है की चिट्ठी में कहीं पे इसका मेंशन नहीं है कि सी मुरुगन सौरभ, ये टकराहट लगातार चल रही है, हम लोग बात भी करते रहे, आगे भी बात करेंगे, अभी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका। और इसके साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।